हेलो। ये अपना पार्ट सेकंड है वीडियो का। पार्ट फर्स्ट अपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक अरेस्ट को। अरेस्ट किसके अंदर होता है, ये हम कर रहे हैं अक्यूज्ड की अपीयरेंस मजिस्ट्रेट के सामने। वो भी सामने होती है अपीयरेंस कैसे, वो भी हम पढ़ रहे हैं। अपीयरेंस बाय अरेस्ट, इसमें भी हम पढ़ रहे हैं अरेस्ट में विदाउट वारंट। और हम जो भी चल रहे हैं वो हमारा चल रहा है प्री अरेस्ट का स्टेप्स की। प्री अरेस्ट, अरेस्ट कैसे होता है क्या नहीं होता, वो अरेस्ट होने के बाद में क्या होता है, वो पोस्ट अरेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमेशा एक बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, मैं सेक्शन मेंशन कर देती हूँ और एक चार्ट बना हुआ है, आप देखोगे तो उससे क्या है कि आपको आइडिया मिलेगा कि अपन किस स्टेप में चल रहे हैं, ठीक है। और उसमें जैसे केस लॉज होते हैं वो सारे मैं उसमें मेंशन कर देती हूँ। आपको एक आइडिया मिल जाएगी कौन सा सेक्शन आईपीसी सीआरपीसी कनेक्ट चल रहा है अपने, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 41 42 देख लिया था कि पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। अब आप बैरेक्ट ओपन कर लीजिए और उसमें कर लीजिए 41A सेक्शन ओपन। एक तो अपन बैरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक लॉजिक बता देती हूँ इसका। क्योंकि क्या है, देखो अपने को देना है जुडिशरी का एग्जाम, अपन जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जुडिशरी में तो अपनी बैरेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है, मोस्टली प्री के लिए। अब आपको मैं ऐसे ही वर्बली बता दूं कि सेक्शन में ऐसा है वैसा है, तो ये तो आप तो लॉ करके रखे हैं, ये तो विदाउट जो लॉ है, जो कॉमर्स आर्ट्स के उनको बताएंगे उनको भी समझ में आ जाएगा, उनकी भी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी। बट नहीं, हमें तो जुडिशरी करनी है, हमें मार्क्स बढ़ानी है। सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है कि हम वोट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऐसा ऐसा होता है वैसा नहीं। बैरेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बैरेक्ट की लैंग्वेज आनी चाहिए हमको, क्योंकि यही काम आएगी हमारे प्री और मेंस में, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है बैरेक्ट ओपन करने का। तो आप बैरेक्ट हमेशा ओपन करा करो, तभी रीड आउट करा करो साथ साथ, ठीक है। 41A में आ जाइए। देखिए 41A B C और D ये जो है अपने 2008 में ऐड हुए थे, ठीक है। 41A में बोलता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अपन ने 41 सेक्शन में पढ़ी थी कंडीशन A to I कि पुलिस ऑफिसर कब बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा था। 41A ये बोलता है कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर को लगता है, जो 41A वो सॉरी जो 41 सेक्शन था उसमें ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन दे रखी है उसमें अरेस्ट करना उसको जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू अरेस्ट। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस इश्यू करेगा किसको, जिसके बारे में उसको कंप्लेंट हुई है, इंफॉर्मेशन मिली है, सस्पिशन एग्जिस्ट है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो उसको नोटिस इश्यू कर देगा। नोटिस किसके बारे में होगा, उसके अपीयरेंस के बारे में, कि जो नोटिस में टाइम या प्लेस बताया है उस जगह वो उस टाइम पे आ जाएगा। 41A हो गया, ठीक है। कोग्निजेबल ऑफेंस था, उसके बारे में उसको कंप्लेंट ये थी कि हाँ इसने कोग्निजेबल ऑफेंस किया है। अब आ जाइए सेकेंड वाले में 41A के 2 में, वे सच ए नोटिस इज इश्यू टू एनी पर्सन इट शेल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। अब जिसको नोटिस इश्यू आए ना, उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो उस नोटिस को फॉलो करेगा। शेल है, मैंडेटरी है, उसको मानना पड़ेगा। थर्ड में आ जाइए, where such person comply and continue to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of offence referred to in the notice unless the reason for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that ought to be arrested। यानी अगर मान लो जिसने कंडीशन थी नोटिस की, उस पर्सन ने सारी कंडीशन वो फॉलो कर रहा है नोटिस की, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेगा। शेल है मतलब नहीं करेगा, अगर वो नोटिस के साथ कंप्लाई है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर पुलिस ऑफिस फिर भी उसको अरेस्ट करता है तो कब करेगा, वो अपने रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि वो क्यों उसको अरेस्ट कर रहा है, क्या रीज़न है। फोर्थ में आ जाइए। अब देखिए फोर्थ वाला जो क्लोज है ना, वो 2008 में जब इस सेक्शन को ऐड किया था तब नहीं था, ये 2010 में ऐड हुआ है। ये क्या बोलता है, वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ द पुलिस ऑफिसर में subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice। अगर मान लो जो पर्सन को नोटिस हुआ था वो नोटिस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, और अनविलिंग टू आइडेंटिफाई, अपनी आइडेंटिटी बता ही नहीं रहा है कि वो कौन है क्या है, अनविलिंग है, उसकी इच्छा ही नहीं है बताने की,
तो पुलिस ऑफिसर उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट। किसके लिए कर सकता है, जो उसने ऑफेंस किया है, जिस ऑफेंस के बारे में उसको नोटिस गया है ना, उस ऑफेंस के बारे में उसको फिर अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये था अपना 41A। मोटा मोटा क्या बोलता है इसका कंक्लूजन, क्या निकलता है कि अगर कोई पर्सन, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि 41 में जो सिचुएशन है उसमें इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, तो नोटिस इश्यू कर देगी। नोटिस का उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो फॉलो करता है तो उसको अरेस्ट नहीं करेगी, अगर वो फॉलो नहीं करता है और अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है तो उसको अरेस्ट कर लेगी। ये हो गया। अब आ जाइए 41B, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा और उसकी ड्यूटीज क्या होगी। 41 सिचुएशन आएगी, 42 में आएगा किसे अरेस्ट करना है, ये सारे आएंगे। अब आगे प्रोसीजर क्या होता है, पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करेगा, वियर एन एक्यूरेट विजुअल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाएगा वो अपनी आइडेंटिटी के लिए उसका एक्यूरेट विजुअल, मतलब दिखने वाला हो, उसका एक्यूरेट हो, क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो उसकी आइडेंटिटी, वो बताएगा। ठीक है, प्रिपेयर ए मेमोरेंडम, जैसे उसको अरेस्ट करेंगे उसका एक मेमोरेंडम बनाएगा पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और वो मेमोरेंडम कम से कम एक विटनेस उस पर साइन करेगा, और वो विटनेस कौन होगा, जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया है उसका फैमिली मेंबर होगा। अगर इन केस मान लो उसका फैमिली मेंबर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जिसकी गुडविल है, ठीक है, रिस्पेक्टेबल पर्सन इन दी लोकेलिटी, उसके आसपास का जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है ना उसकी। अब देखो यहाँ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी ये आ रहा है। रिस्पेक्टेबल मेंबर मतलब जिसकी गुडविल है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसने ऑफेंस किया है उसको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जो मेमोरेंडम था वो उसी के दोस्त से साइन करा लिया, जो भैया उससे भी दुगने ऑफेंस करके बैठा है। ठीक है, पता लगे इसने तो छोटा मोटा ऑफेंस किया है कॉग्निजेबल, वो बड़े बड़े करके बैठा है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई से हैं दोनों, तो वो नहीं चलेगा। रिस्पेक्टेबल मेंबर होना चाहिए जिसकी गुडविल हो, उससे करवाएगी। सी क्लोज में आ जाइए, सॉरी बी के सेकंड में आ जाइए, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। अब वो मेमोरेंडम है, विटनेस का साइन हो गया उसमें, अब वो काउंटर साइन होगा किससे, जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उससे। सी में आ जाइए, अगर मान लो सी हमें बताता है कि मेमोरेंडम है, अगर उसके फैमिली मेंबर ने साइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर को पता है कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया। अगर वो मेमोरेंडम फैमिली मेंबर ने साइन नहीं किया या कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर ने साइन किया सोसाइटी के, उसकी लोकेलिटी के, तो वो अक्यूज्ड को बताएगी, जो पर्सन इसको अरेस्ट किया है उसको, कि उसको राइट है, ठीक है, कि वो चाहे तो किसी भी फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकता है अबाउट हिज अरेस्ट, अपने अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। ये होता है 41B। ठीक है, तो कंक्लूजन मोटा मोटा क्या होता है इसमें अरेस्ट का, कि जो अरेस्ट करने जाएगा पुलिस ऑफिसर उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, मतलब अपना नाम, उसकी जो मतलब उसको देखते पता लग जाए कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है और ये अरेस्ट करने आया है। ठीक है, मतलब जैसे यूनिफॉर्म होती है, उसका नाम का बैच होता है, ये सब कुछ जो आइडेंटिटी के लिए होते हैं वो सारा होना चाहिए। मेमोरेंडम बनाएगी, मेमोरेंडम कम से कम एक विटनेस साइन करेगा, वो उसका फैमिली मेम्बर होगा, या फैमिली मेम्बर नहीं मिलता है तो लोकेलिटी का मेम्बर होगा, रेस्पेक्टेबल होना चाहिए वो। तीसरा काउंटर साइन करेगा वो। फिर क्या आता है, अगर मान लो अक्यूज्ड के फैमिली मेंबर ने मेमोरेंडम नहीं दिया है, फैमिली मेंबर को पता ही नहीं है अरेस्ट के बारे में, तो उसको बताएगी अरेस्टेड पर्सन को कि वो चाहे तो किसी का नाम बता सकता है कि इसको इन्फॉर्म किया जाएगा उसके अरेस्ट के बारे में। ये होता है। 41C आ जाइए, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, कंट्रोल रूम बनाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब कंट्रोल रूम क्या करेगा, हर कंट्रोल रूम के बाद एक नोटिस बोर्ड लगा देगी। ठीक है, अब सेकेंड वाले में अपन नोटिस बोर्ड लगा देगी। उस नोटिस बोर्ड पे क्या होगा, अरेस्टेड पर्सन के बारे में जानकारी होगी, उसका डिटेल अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, उसकी डिटेल होगी, उसका नेचर ऑफ द ऑफेंस, उसने कौन सा ऑफेंस किया उसके बारे में लिखा होगा, और क्या होगा, किस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है वो होगा। डेजिग्नेशन होगी कि किस ऑफिसर ने जिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है उसकी डेजिग्नेशन वहां पे मेंशन होगी कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, किस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है। थर्ड में आ जाइए, कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल शेल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटेल अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विथ विच
दे आर चार्ज एंड मेंटेन डेटाबेस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक। ये बताता है कि जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए, कि हम जो जनरल पब्लिक चाहे कभी इंफॉर्मेशन ले सके, तो इसके लिए वो डेटाबेस तैयार करेगी अरेस्टेड पर्सन का, उनके नेचर ऑफ ऑफेंस का, उसको तैयार करके वो प्रिपेयर करके बना के रखेगी। ठीक है, अब आता है 41D। 41D हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 41D बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये हम पढ़ेंगे जब हम अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अब अरेस्ट हो गया उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो इसमें काफ़ी सारे केस लॉज भी हम देखेंगे, काफ़ी सारे केसेस हैं जो काफ़ी जुडिशरी में आए भी हैं, काफ़ी अरेस्टेड पर्सन के राइट्स काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए, तो हम ये उसमें डिटेल में पढ़ेंगे 41D। अभी अपन आ जाते हैं सेक्शन 42 पे। 42 क्या बताता है? अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। ओ सॉरी, 42 तो अपन ने कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो 43 अपन आज करेंगे। 42 आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें है 41, 42। 42 आता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, कि जो प्राइवेट पर्सन होता है वो कब अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट के बाद वो क्या करेगा उस पर्सन का। ठीक है, तो अब आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और cause to be arrested any person who is present committed non-bailable cognizable offense or any proclaimed offender and without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in the custody to the nearest police station। ये मैं बताता है कि हम जो प्राइवेट पर्सन है, हमें लगता है कि हमारे सामने कोई पर्सन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ये हम देखेंगे, सेक्शन 2 के सी में जाएंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? इन विच पुलिस ऑफिसर हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट और ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट, मतलब जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है, वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब मोस्टली सीरियस काइंड जो ऑफेंस होते हैं। नॉन बेलेबल क्या होता है? जिनमें बेल नहीं मिलती है। 2A में हम जाएंगे, सेक्शन 2 के A में, वहाँ लिखा है बेलेबल नॉन बेलेबल की दोनों की डेफिनेशन एक ही है। ठीक है, बेलेबल क्या होते हैं? जिनको फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बनाया है या कोई अदर लॉ है उसके अंडर उसको बेलेबल बना दिया, वो बेलेबल है। नॉन बेलेबल क्या है? जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल हो गए। अब आ जाइए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि उसकी प्राइवेट पर्सन है, हमारी प्रेजेंस में हो कि वही कर रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है, तब मैं अरेस्ट कर सकती हूँ उसको। या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हमने लास्ट वीडियो में भी आया था हमारे पास वर्ड। ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है? मतलब जिसको डिक्लेयर कर रखा हो कि ये ऑफेंडर है। ठीक है, मतलब प्रोक्लेमेशन क्या होता है हम सेक्शन 83 में भी देखेंगे, चैप्टर 6 में CRPC के में, जिसके बारे में पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया हो कोर्ट ने। ठीक है, होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो जिसकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब अरेस्ट हो गया, अब क्या करेंगे? विदाउट अननेसेसरी डिले शेल मेंशन है। अब जैसे उसको अरेस्ट कर लिया तो वो थोड़ी भी देरी नहीं करेगा। विदाउट अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी मतलब जरूरत का डिले तो चलो होता ही है, अननेसेसरी मतलब बिना जानबूझ के कोई डिले नहीं करेगा, तुरंत उसको क्या करेगा? हैंड ओवर करेगा। जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको हैंड ओवर कर देगा, उसको दे देगा, या मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर, उसको पुलिस ऑफिसर को दे देगा कि हाँ ये पर्सन है। अब ये होता है कि मान लो उसके पास में कोई पुलिस ऑफिसर है ही नहीं जिसको वो हैंड ओवर करे। ठीक है, जिसको वो पकड़ा दे कि हाँ ये लो, ये तुम्हारा ले जाओ और जेल में ले जाओ, जो करना है करो। तब क्या करेगा वो पर्सन? तब वो उस पर्सन को उसके आसपास में जो भी पुलिस स्टेशन होगा वो उसको वहाँ पर लेके जाएगा, पुलिस स्टेशन लेके जाएगा और पुलिस स्टेशन में जाके उसको हैंड ओवर कर देगा कि हाँ ये वो पर्सन है और इसने ये वाला ऑफेंस किया था, मैंने ये देखा था। ठीक है, इसलिए अरेस्ट किया इसको। अब सेकंड में आ जाइए, 43 के सेकंड में, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। अब
उसने पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। अब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो सेक्शन 41 हमने पढ़ा था, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था पहले वाले वीडियो में कि अगर आपको 43 पढ़ना है तो पहले 41 42 हमें आना ही चाहिए। तो आप पहला वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। 41 में ए से लेके आई तक की अपन ने सिचुएशन देख ली थी कि कब कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है विदाउट वारंट। अब पुलिस को लगता है कि ये जो 41 में जो सिचुएशन दे रखी है ना, ये उनमें आ रहा है, तो पुलिस उसको क्या करेगी, री अरेस्ट करेगी। अब री अरेस्ट का क्या मतलब है, ये थोड़ी ना है कि भैया तू भाग जा अब मैं तुझे वापस से पकड़ूंगा ना, नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। अपन ने प्रोसीजर पढ़ा था अरेस्ट का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है 41 भी, ठीक है। प्रोसीजर फॉर अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, मतलब जो 41 बी में हमने प्रोसीजर पढ़ा है कि वो अरेस्ट करेगी, मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगी, फैमिली मेम्बर को बताएगी, ठीक है, वो वाला होता है री अरेस्ट, मतलब उस प्रोसीजर से उसको अरेस्ट करेगी पुलिस। फिर थर्ड में आ जाइए, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, अभी कॉग्निजेबल अपन ने देख लिया जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, 2C में लिखा है। नॉन कॉग्निजेबल होता है उसका अपोजिट, जो हम देखेंगे 2L में, सेक्शन 2 के L में चले जाइए आप एक बार बेरेट ओपन करके देखा करो आप एक बार, ठीक है। 2L में जाएंगे तो वहाँ लिखा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो क्या होते हैं, जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। अब पुलिस को लगता है कि यार इसने छोटा मोटा ऑफेंस किया है, ठीक है, वो सीरियस काइंड का नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, छोटा मोटा ऑफेंस है, पर अब उसको तो पुलिस उससे नाम उसका एड्रेस पूछती है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है। अब वो अपना नाम और एड्रेस बताता ही नहीं है, ठीक है, और बताता भी है तो पुलिस को लगता है ये तो फॉल्स है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो पुलिस उसको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो अब देखो 42 अपन ने सेक्शन पढ़ा था, ठीक है, कि नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस कब अरेस्ट कर रही थी, नाम और एड्रेस के लिए, तो ये वही है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पुलिस को उसके नाम और एड्रेस पता करने के लिए अरेस्ट कर लेगी, और जैसे उसका नाम और पता पुलिस को पता लगेगा उसको रिलीज कर देगी। कैसे रिलीज करेगी, सेक्शन 42 अपन ने पढ़ा था, बॉन्ड भरवा लेगी, विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटीज हो सकता है, इंडिया से बाहर होगा तो सिक्योरिटीज ही बॉन्ड होगा, सिक्योरिटीज कंपलसरी होगी, वो सिक्योरिटीज भी कैसी होनी चाहिए, श्योरिटीज भी कैसी होनी चाहिए, इंडिया में रहने वाली, ठीक है। और श्योरिटीज क्यों होगी, उसके अपीयरेंस के लिए, जब भी उसकी अपीयरेंस नीड होगी वो तब आएगा, उसके लिए उससे बॉन्ड भरवाते हैं। तो 42 वाला प्रोसीजर हम फॉलो कर लेंगे। ये होता है, ये बोल रहा है सेक्शन 43 का थर्ड क्लोज। और अगर लगता है पुलिस को कि इसने तो कोई सफिशिएंट रीजन ही नहीं है, कि इसने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, तो ऐसे ही आ गया। कई बार होता है कि वो जो प्राइवेट पर्सन होता है वो मिस्टेक्स में किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस को लग रहा है इसने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो पुलिस क्या करेगी, उसको रिलीज कर देगी, उसको छोड़ देगी। ये हो गया अपना 43। अब यहाँ पे आईपीसी के 2 सेक्शन हम कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से, एक तो ये कि मान लो ऐसे तो आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, मेरी किसी से दुश्मनी चल रही है, ठीक है, मैंने अरेस्ट भी कर लिया उसको, मेरे सामने कोई ऑफेंस कर रहा था, अब अरेस्ट करके मैंने उसको बिठा के रख लिया, अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए, पर भैया मैं लेके जा रही हूँ पुलिस के पास, कब 2 दिन बाद में उसको बिठा के रखा है, सुबह से लेकर शाम तक पकड़ के रखा है, तो हम कौन सा ऑफेंस कर रहे हैं, मतलब अरेस्ट के बाद में अगर किसी पर्सन ने, प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट के बाद का जो प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर कि उसको इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को सौंपेगा, वो फॉलो नहीं करता है, तो वो हम आ जाएंगे आईपीसी के सेक्शन 342। अब आप आईपीसी का 342 एक बार ओपन कर लो। सेक्शन 342 में बताता है पनिशमेंट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, ठीक है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 340 आप निकाल लो। 340 बताता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है कि किसी पर्सन को गलत तरीके से रोक के रखना, एक बाउंड्री में बांध के रख लेना कि वो पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आप घर में लॉक करके आ गए, ठीक है, और उसको उस घर में लॉक कर दिया, वो उस घर में ही रहेगा, उस एरिया में, तो आपने क्या करा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 340 सेक्शन आईपीसी का 340 आप पढ़ोगे, उसमें डेफिनेशन है, आपने क्या कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कोई है, आपने किसी को सर्कल में खड़ा कर दिया और कहा कि अगर वो सर्कल से जैसे बाहर आएगा आप उसको डंडे से मारोगे, ठीक है, तो आपने क्या करा, उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कराया कि इस एरिया से वो बाहर ही नहीं जा सकता, तो वो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 342 हमें उसकी पनिशमेंट बताता है कितनी,
1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, उसको 1000 रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, बोथ। ये हो गया। अब एक और चीज़ आती है कि मान लो आपने तो अच्छे तरीके से ही अरेस्ट करा, आपको लगा कि यार ये कोई पर्सन है, ये ऑफेंस कर रहा है आपके सामने, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, पर अरेस्ट के बाद में पता लगता है कि यार इसने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, मैं तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दी, मतलब मैंने तो अनुमान ही गलत लगा लिया। तब क्या होगा? तब आपके लिए आपको सेव करेगा प्राइवेट डिफेंस, आपका कौन करेगा? सेक्शन 79 आईपीसी का। तो आप आईपीसी का सेक्शन 79 ऊपर कर लो। 79 हमें क्या बताता है? जो जस्टिफाई होगी मिस्टेक्स आपकी, जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है, उसके लिए आप अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ए और बी एक लड़ाई कर रहे थे, सी उनको देख रहा था, सी को ऐसा लगा कि जो बी है वो ए को मार देगा, ठीक है, वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, मर्डर करने की। तो आपने क्या करा? जाके बी को अरेस्ट कर लिया आपने, और अरेस्ट करके आपने पुलिस ऑफिसर को दे दिया। पर बाद में पता लगता है कि एक्चुअली में बी तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, उसको मार तो ए रहा था, और छोटी मोटी उनकी लड़ाई चल रही थी, और एक्चुअली वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तो आप अब आपके ऊपर, तो आपको लगेगा बी आपके ऊपर केस कर सकता है कि यार इसने मुझे फालतू में अरेस्ट कर लिया, मुझे रोक के रखा, मुझे इतना हरेसमेंट हुआ, मुझे यहाँ लेके आया, वो करा, ठीक है। तो नहीं, आपका लिए आपके कौन सेक्शन होगा फिर आईपीसी का? 79। 79 क्या बोलता है? एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है ऐसा करना आपके लिए, ठीक है, तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट करी है आपने, जस्टिफाइड है कि हाँ मैंने ये करी है, लॉ को लगता है कि ये जस्टिफाइड है, तो सेक्शन 79 आपका आपको सेव करेगा। ये हो गया सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 मोटा मोटा देख लिया अपन ने कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद में तुरंत पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा, ठीक है। अरेस्ट कब करेगा? या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना चाहिए, या फिर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने किया उसकी प्रेजेंस में, सामने उसके, ठीक है। जैसे पुलिस ऑफिसर को दे देगा, सौंप देगा, पुलिस ऑफिसर को लगेगा कि ये तो 41 में आ रहा है, 41A में डीआरएस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका नाम पता पूछेंगे, नाम पता नहीं बताता है, नेम ऑन रेजिडेंस, तो 42 सेक्शन 42 फॉलो करेंगे, ठीक है। 42 हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। और लगता है कोई ऑफेंस नहीं किया तो उसको रिलीज कर देंगे। अब आईपीसी के सेक्शन कौन कौन से आ गए? 342 जो क्या बताता है, अगर उसको पर्सनल, आपकी पर्सनल दुश्मनी, आपने रोक के रखा उस अरेस्टेड पर्सन को, तो आपके लिए कौन सा सेक्शन, आप कौन सा सेक्शन में आ जाओगे आईपीसी में? 342 342 में आ जाएंगे। और अगर आपने बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिया है, जस्टिफाइड आपके लॉ से, तो आप आ जाओगे, आपको सेफ कौन करेगा? प्राइवेट डिफेंस आपका 79 आईपीसी का। ये हो गया अपने सेक्शन 43। अब आप 44 में आ जाओ, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है? 44 अपन रीड आउट करते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive, judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provision here and contained as a bail, commit the offender to custody. अब मजिस्ट्रेट चाहे से वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? सेक्शन 20 में हम देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन अपन 11 और 12 में देखेंगे, हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। इन दोनों के लोकल जुडिक्शन में कोई पर्सन ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में, तो वो मजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या किसी पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं कि जाके उस पर्सन को अरेस्ट करो, ठीक है। और उसको अरेस्ट करने के बाद में क्या करते हैं? अगर कोई बेल के प्रोविजन है तो उसको बेल पे छोड़ देंगे, नहीं है तो उसको कस्टडी में दे देंगे। सेकंड वाला क्या बोलता है? एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मे इन एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन द प्रेजेंस विद इन द लोकल जुडिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इश्यू अ वारंट। 41 में देखो, उसकी प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ऑफेंस कर रहे थे। 42 में क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए वो वारंट इश्यू कर सकता है, मजिस्ट्रेट को पावर है, ठीक है। ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि उसके वारंट इशू कर सकता है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर लेगा मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो।
अब हो गया, मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट कर लिया, अब क्या करेंगे मजिस्ट्रेट? अब इसका भी सेम वही रूल है। अब देखो हम क्या कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता था तो हम क्या करते थे, पुलिस ऑफिसर क्या करती थी, उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाती थी। पर यहाँ तो खुद मजिस्ट्रेट ही अरेस्ट कर रहा है, तो अब किसके सामने लेके जाएंगे, क्वेश्चन ही आता है। तो क्वेश्चन यही है कि इसमें भी 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने उसको कंपल्सरी लेके जाना। किसके लिए? उसके रिमांड के ऑर्डर के लिए या जो भी है, ठीक है। तो उसको लेके जाएंगे 167 के अंदर, उसके रिमांड का ऑर्डर लेने के लिए उसको लेके जाएंगे दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने। अगर ऐसा नहीं लेके जाते हैं तो ये उसका जो उसको कन्फाइनमेंट होगा वो जस्टिफाइड बाई लॉ नहीं होगा, ये कंपल्सरी मैंडेटरी है, ठीक है। अब एक लॉजिक आता है इसमें, क्वेश्चन ही आता है कि ऐसा क्यों है, दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है। वो खुद मजिस्ट्रेट, उसका यहाँ पे दोनों में एक चीज़ लिखी है, लोकल जुडिक्शन 44 में, जब उसके लोकल जुडिक्शन में आ रहा है, उसको अथॉरिटी उसको अरेस्ट करने की, उसके पास पावर, उसको वारंट इशू करने की। 42 में हम देखेंगे कि उसके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसको वारंट की पावर भी है और उसको कॉम्पिटेंट भी उसको अरेस्ट करने के लिए, तो वो खुद मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। उसका कॉग्निशन खुद क्यों नहीं ले रहा, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि वो कॉग्निशन खुद भी तो ले सकता है। पर इसका लिए हमारे पास सेक्शन आ जाता है, CRPC का ही अपन निकालते हैं, सेक्शन 479 हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका नंबर आएगा, पर फिर भी बता देती हूँ मैं इसमें थोड़ा सा। 479 ये बोलता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो पर्सनली किसी केस में इन्वॉल्व है, पर्सनली, वो उसका ट्रायल नहीं करेगा, ठीक है। सेक्शन 479 इसको रोक देता है। तो इसलिए यहाँ पर जिस मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट करा है ना, वो पर्सनली उस केस में इन्वॉल्व है, तो वो उसका ट्रायल कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या है मैंडेटरी कि 24 घंटे में 24 आवर्स में उस अरेस्टेड पर्सन को दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, सेक्शन CRPC का 167 में उसका रिमांड का ऑर्डर लेने के लिए, कि पुलिस को लगता है कि अभी इसके ग्राउंड तो है कि इसने ऑफेंस किया है, सस्पिशन है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लेने के लिए डिमांड का। तो हम बाकी 167 में अपन ये डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। अब 45 एक और आ जाइए। ये अपन ने जो अरेस्ट के प्रोसीजर पढ़े हैं ना, सेक्शन 41 से लेके 44 तक, ये इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है ये, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट। ये क्या बोलता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होंगे ना, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है अरेस्ट से, 41 से 44 तक। इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनका मेंबर है, ठीक है, इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Not arrested shall be arrested anything done or purported to be done by him in the discharge of official duties। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में कोई काम कर रहे हैं, वो करने वाले हैं ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में, ऑफिशियल ड्यूटीज, सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज में, तब वो उनको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मान लो अरेस्ट भी करना है तो कब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास से ऑर्डर लेके आएगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे देती है, सॉरी स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकंड वाला बोलता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करेगी कि ये जो सेक्शन है 45 का एक क्लॉज वो किस किस पे अप्लाई होगा, किस किस पे नहीं होगा, ये बताता है हमें। तो ये हम 45 तक हो गया हमारा सेक्शन। अब हम कल वाली वीडियो में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अरेस्ट कैसे होता है, फिर हम जाएंगे अरेस्टेड पर्सन के राइट्स जाएंगे, ठीक है। और अब एक और इसमें एक केस आता है, देखिए, स्वामी हरिबंदन सरस्वती वर्सेस जेलर। ये उसी का है कि 24 आवर्स में उसको अरेस्टेड पर्सन को दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। केस का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसमें भी देख लेना। ये केस यही बताता है कि जो अरेस्टेड होगा पर्सन, उसको दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में लेके जाना मैंडेटरी है, ठीक है। अदरवाइज उसका जो कन्विक्शन हो, जो कन्फाइनमेंट होगा, वो इनलीगल होगा, नॉट जस्टिफाइड बाई लॉ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।